अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम का मौजू थोड़ा सा मुनफरिद है। अक्सर आपने सुना होगा कि लाहौर में या पूरे पंजाब के किसी इलाके में पुलिस मुकाबला हो गया, एक पुलिस एहलकार जाम शहादत नोश फरमा गया और दूसरी जानिब पुलिस एहलकार को जख्मी या शहीद करने के बाद डाकू भी अपनी मौत मर गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, मुबैना पुलिस मुकाबला। वो अक्सर लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले देखने को मिलते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि असल पुलिस मुकाबला, ओरिजिनल पुलिस मुकाबला क्या होता है और उसमें क्या फ़र्क होता है, और ये भी आपको बताएंगे कि मुबैना पुलिस मुकाबला क्या होता है। इसके बारे में पुलिस मुबैना पुलिस मुकाबले के बारे में और असल मुकाबले के बारे में क्या कहती है और कानूनदान क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। इकबाल टाउन में पुलिस मुकाबले में 6 डाकुओं की हलाकत का मामला, पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। इकबाल टाउन मुबैना पुलिस मुकाबले का सिर्फ एक डाकू रिकॉर्ड याफ्ता निकला, जबकि मुकाबले में हलाक होने वाले 5 अफराद का कोई रिकॉर्ड सामने ना आ सका। हम जिक्र कर रहे थे कि असल पुलिस मुकाबला और मुबैना पुलिस मुकाबले का। पिछले दिनों एक लाहौर का इलाका है अलामा इकबाल टाउन, वहाँ पर एक घर में पुलिस की इतलात के मुताबिक 6 डाकू घुस जाते हैं और एक बच्ची 15 पे कॉल करती है और पुलिस मौके पे पहुंचती है और 6 डाकू मुबैना तौर पर वहाँ पे हलाक हो जाते हैं। उसी इलाके में वहीं के रहने वाले सियासत से भी उनका ताल्लुक़ है और वहाँ की जो मस्जिद है उसके कमेटी के चेयरमैन भी हैं और बहुत सारे समाजी काम भी करते हैं। सुहेल भट्ट साहब ये मौके पर भी पहुँचे। उसी कॉलेज ब्लॉक जिसका घर का नंबर 15 नंबर है और कॉलेज ब्लॉक के करीब ही इनकी रिहाइश है। इनसे पूछते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, कैसे पुलिस मुकाबला हुआ, कितनी गोलियां चली, किस तरह से वो डाकू जो असला बरदार थे मौके पर ही मारे गए पुलिस के हाथों। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब कितना करीब रहते हैं आप 15 कॉलेज ब्लॉक के? जी मैं 35 कॉलेज ब्लॉक मेरा घर है और मेन बुलेवार्ड पे है। ठीक है। और ये जो इनका घर है डॉक्टर साहब का, ये अंदर जाकर जो यासर ब्रूस के साथ अंदर जाएं तो कॉलेज ब्लॉक का ये मेन ब्लॉक है और वहाँ मस्जिद के सामने तकरीबन डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक भी है और ये वहाँ पे रहते भी हैं। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, जितना आपके और उन डॉक्टर साहब का घर है उसमें अगर फायर हो, गोली चले तो यकीनन गोली की आवाज़ आनी चाहिए और ख़ासकर अगर 6 लोगों को मारा जाए और मरने वाले लोग पुलिस पे फायरिंग कर रहे हों तो आवाज़ तो मेरा ख्याल आ सकती है, इतनी दूर है। देखिए मैं वहाँ पे चूँकि यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी हूँ, ठीक है, तो मेरा तो एक्सेस जो है वो सारे मोहल्ले में भी है और पूरे इकबाल टाउन में भी है और मुझे तो इसका कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी फायरिंग की या किसी भी फायर के चलने की। लेकिन अगर रूटीन में देखा जाए तो अगर वहाँ पे कोई फायरिंग हो तो वो हमारे घर में उसकी आवाज़ ज़रूर आती है। लेकिन मुझे इसका कोई इल्म नहीं हुआ, बल्कि मुझे टीवी पे मैंने देखा। जब ये वाक़या हुआ तब आप घर पे थे? जी मैं घर पे था। अच्छा, आपने फायरिंग नहीं सुनी, टीवी के ज़रिए आपको पता चला? टीवी के ज़रिए मुझे पता चला कि इलामा इकबाल टाउन के कॉलेज ब्लॉक में कोई वारदात हुई है और वहाँ डाकू आए हैं और डाकुओं को पुलिस ने मौके पे मार दिया है। ठीक है। कोई पुलिस मुकाबला हुआ आपने है और इस किस्म की बात आपने टीवी पे ये रिपोर्ट देखी, मैंने खबर सुनी, फिर आप गए, फिर आपने वहाँ जाके क्या देखा? मैंने पहले तो वहाँ फ़ोन किया अपने जनरल सेक्रेटरी, हमारे मस्जिद कमेटी के हैं जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ, तो वो मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी साहब से मैंने पूछा, क्योंकि वो भी उसी गली से मेरे से पहले करीब रहते हैं। उन्होंने कोई पता नहीं था उनको, उन्होंने भी गोलियों की आवाज़ नहीं सुनी? नहीं, उन्होंने भी नहीं सुनी, बल्कि उनको मैंने बताया कि ऐसे वारदात हुई है कॉलेज ब्लॉक में अंदर मस्जिद के सामने, ये दिखा रहे हैं चैनल वाले, तो ज़रा जाएं, जाके पता करें कि क्या पोजीशन है, मैं भी आता हूँ। ठीक है। तो मैं जब उनको लेके जनरल सेक्रेटरी मलक मुनीर साहब, उनको लेके जब मैं डॉक्टर साहब के घर पहुँचा तो वहाँ पे सारे चैनल ऑलरेडी मौजूद थे
और पब्लिक भी, पीछे जो गांव है हमारा वो कच्ची आबादी कहलाती है, लेकिन उसको नजफ़ कॉलोनी कहते हैं। ठीक है। तो नजफ़ कॉलोनी के काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर पुलिस के हक़ में नाराबाजी कर रहे थे। ठीक है। तो मैं जाके वहाँ पे मिला, तो मुझे सबसे पहले SHO जावेद साहब हैं वो मिले, फिर आतिफ साहब DSP मिले, और उसके साथ ही SP इर्तज़ा जो है, इर्तज़ा कुमेल, जी हाँ, वो मुझे मिले। तीनों ने मुझे शेक हैंड किया, और फिर मैंने जो पूछा तो उन्होंने जो मुख्तसर आपको प्रेस को भी बता रहे थे, तो मुझे भी इसी तरह पता चला कि 6 डाकू आए, आकर उन्होंने जो जरगमरात बनाया उनको, जरगमाल बनाने के बाद उनको बंद कर दिया किसी जी को? नहीं, पहले जरगमरात बनाया हुआ था। तो हमने वहाँ पे जाके बड़े टेक्निकल तरीके से, बकौल पुलिस अफसरान कि वो टेक्निकल तरीके से उन्होंने फैमिली को किचन में बंद किया। ठीक है। और फिर पुलिस मुकाबला करके तो पुलिस ने ये 6 के 6 जो बंदे थे वो मार दिए। ठीक है। बाहर पुलिस के हक़ में बड़ी नारेबाजी हो रही थी, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। तो वो फिर ज़ाहिर है कि मेरे वो वोटर और सपोर्टर भी थे, वो वहाँ पे जो इकट्ठे हुए उनका मैं नुमाइंदा भी हूँ। तो मैंने फिर यही समझा कि ये सही वाक़या हुआ है, और जो पब्लिक जो है वो उनके हक़ में नारे लगा रही है। तो मेरे पूछने पे भी ये जो वाक़या हुआ है इसको सेकंड किया। तो मैं उसके बाद अंदर जाने के लिए कोशिश की, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने उसको लॉक किया हुआ था, और इसलिए कि वो शिनाख्त हो रही है। ठीक है। शिनाख्त जो है वो डाकुओं की हो रही है, और वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए, किस तरह ये वाक़या हुआ, वो उन्होंने मुझे जो बताया। तो फिर मैंने भी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं किया, और मैं वहाँ पे मौजूद रहा। 1-1.5 घंटा मैं वहीं पे था। फिर नमाज का टाइम हुआ, ज़ोहर की नमाज की अज़ान हुई, और मैं वहाँ मस्जिद नमाज़ पढ़ने चला गया। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा सुहेल साहब कि डॉक्टर आबाद गालबन उनका नाम है जिनके घर में ये वाक़या पेश आया। बिल्कुल। तो इनसे आपकी मुलाकात हुई, उनसे पूछा या उन्होंने कुछ बतलाया? वो मैंने नेक्स्ट डे उनसे बात की, और उनको मैंने चूँकि हम सारे महल्लेदार इकट्ठे होके वहाँ पे गए, और वहाँ पे हमने उनसे इज़हार हमदर्दी के तौर पे पूछा, और उन्होंने जो बताया वो यही था कि डाकू 6 डाकू आए, उन्होंने मुझे जरगमरात बनाया और मुझसे पैसे मांगे, और उन्होंने कहा कि भाई 10,000 रुपये आप हमें दे दें तो हम आपको छोड़ देंगे। अच्छा। तो वो पैसे जो है थे वो हम उनको टाल मटोल ही कर रहे थे, और उस दौरान में पुलिस आई और उसने टेक ओवर किया, हमें किचन में बंद किया, और इस तरीके से हमारी जान बच गई। क्योंकि 15 पे कॉल जो थी वो मेरे घर से ही मेरी बेटी ने वहाँ पे कर दी थी, और वो सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे आ चुके थे पुलिस वाले। और उसमें एक स्पेशल स्क्वाड भी शायद मुझे पता चला कि आया था, जिसको हेड कर रहे थे अली भट्ट कोई DSP हैं, वो भी वहाँ पे आए, और उन्होंने भी सारा इसको हैंडल किया। तो ये बेसिक उन्होंने जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, वो एज ए महल्लेदार, जो कि हम सब मस्जिद कमेटी की पूरी कमेटी हम उनके घर पे गए, तो हमने भी उनको इज़हार हमदर्दी भी किया और शुक्र किया कि आप लोगों की जान बच गई और आप लोगों ने सेफ़ एंड साउंड है। उन्होंने बताया कि हम सब खैरियत से हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो मेरे इल्म में बात है, आपकी सोशलाइजिंग भी बहुत है, आप सोशल आदमी हैं, लोगों से आपका राब्ता भी रहता है, और आप वहाँ के जो मस्जिद है उसके चेयरमैन भी हैं। इर्द गिर्द के लोग भी आपके जानने वाले होंगे जो बिल्कुल आस पड़ोस में रहते हैं। तो वहाँ पे जो कोई लोग रहने वाले हैं, उनमें से किसी ने बताया कि वाक़या हुआ कैसे, कि फायरिंग बहुत हो रही थी,
देखें जो घर के अंदर मौजूद डाकू हों और बाहर से फायरिंग की जाए और वो अंदर मर जाएं, मुझे किसी ने भी फायरिंग का कोई ऐसा जिक्र नहीं किया, ना कोई आवाज़ सुनी फायरिंग की, ना कोई ऐसा मुझे किसी ने भी कोई शहादत नहीं दी। लोग एक्चुअली घरों से कम ही निकलते हैं। ये सारे जो है वो क्राउड जो था वो सारा मैंने बताया कि उसके बैक पे जो आबादी है वो सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा मुझे फायरिंग के बारे में ना मैंने किसी से पूछा, ना किसी ने फायरिंग का जिक्र किया। ये हो सकता है कि वो जो उन्होंने मुकाबला किया और जो पुलिस अफसर जो हैं वो उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ ये 6 के 6 डकैत जो है ये तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा, या आप लोग देखें कि वो डाकू कहाँ से आए, कौन लोग थे वो डाकू, और क्या वो वाकई उनकी हिस्ट्री डाकुओं की थी। क्योंकि जहाँ तक फायरिंग का तल्लक है तो हो सकता है कि उन्होंने सब ने साइलेंसर लगाए हों अपने पिस्टल्स पे या अपने जो भी है वो। इसका तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये सारा कुछ अंदर हुआ और अंदर या अहले खाना थे या पुलिस वाले थे या डाकू थे, और वो उनकी जो शहादत कोई महल्लेदार तो नहीं दे सकता ना कि अंदर क्या हुआ। वो तो डॉक्टर साहब ने जो बताया वो आपको हमने बता दिया, जो पुलिस ने बताया वो भी आपको बता दिया। तो इसकी तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा जब ऑन द लॉन्ग रन ये लोग कौन थे, क्या रिकॉर्ड याफ्ता थे, क्या कैसे यहाँ पे ये आ गए। कोई ये तो पुलिस का काम है, या आप लोग जो मीडिया हैं वो आप करेंगे। हम तो ये समझते हैं कि अगर ये वाक़या सच्चा है, सही है और डाकुओं को इतना बर वक्त आकर इन्होंने मार दिया है तो ये तो एक बड़ी मिसाली बात है। बिल्कुल ऐसे। और इसका क्रेडिट जो है डॉक्टर उस्मान जो हमारे आईजी पंजाब हैं उनको भी जाता है और सारी पुलिस को जाता है। अगर ऐसे ही जो डाकू आए, डकैत आए और वो घरों में घुस जाएं तो उसका तदारक हो जाए तो मेरा ख्याल है कि क्राइम ही ख़त्म हो जाएगा। इतनी जल्दी ये सारा कुछ हुआ, SHO, DSP, SP और स्पेशल स्क्वाड ये सारे लोग आए और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। बिल्कुल ठीक है। ये थे जी सुहेल भट्ट साहब जिन्होंने बड़ा मुख्तसर सा और लेकिन बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना स्टेटमेंट जो है हमें दिया। उनका ये कहना है कि जब फायरिंग हुई या जब ये वाक़या पेश आया ना उन्होंने कोई आवाज़ सुनी और ना ही ये किसी ऐसे शख्स से मिले जिसने ये बताया हो कि फायरिंग हुई है। उन्हें टीवी पे रिपोर्ट करते हुए मीडिया के ज़रिए पता चला कि एक पुलिस मुकाबला ऐसा उनके घर के पास हो रहा है। जहाँ पर ये पहुँचे तो उसको मुकम्मल तौर पे घर को लॉक किया हुआ था और उसके अंदर सिर्फ वो घर वाले मौजूद थे और वो मरने वाले डाकू थे या पुलिस थी मौजूद। लेकिन कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसे शवाहिद के बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई है, बहुत दूर दराज से लोग वहाँ पे फायरिंग की आवाज़ सुन के पहुँच गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन साथ ही इनका ये भी कहना है कि अगर ये वाकई ही ऐसा रिस्पॉन्स पुलिस की जानिब से दिया गया है तो ये पंजाब पुलिस को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनको सलाम पेश करना चाहिए। और पंजाब पुलिस के जो कमांडर हैं IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और उनके नीचे काम करने वाली जो फोर्स है उसको भी ये सलाम पेश करते हैं कि इतना क्विक रिस्पॉन्स किया कि 6 डाकू एक घर में दाखिल होते हैं और सिर्फ 10,000 रुपये की रकम का मुतालबा करते हैं 6 अफराद। तो लेकिन फिर भी पुलिस मौके पे पहुंचती है और उनको ढेर कर देती है। इसके लिए अहले इलाका ने पंजाब पुलिस के हक में नारेबाजी भी की, इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, दीगर लोगों ने भी स्टेटमेंट दिया और मीडिया ने भी इसको अप्रिशिएट किया कि वाकई ही अगर पंजाब पुलिस का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि 15 की कॉल पे ना सिर्फ डाकू पकड़े जाते हैं बल्कि उनको पुलिस मुकाबले में वो मारे भी जाते हैं। वो पुलिस मुकाबला जो दर हकीकत उसमें काफ़ी सारे शुको शुबात हैं, आने वाला वक्त बताएगा कि ये पुलिस मुकाबला किस नोयत का था, कैसे क्या हुआ। यकीनन इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी होगी कि डाकू कैसे आए, कहाँ से आए, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कि वो रिकॉर्ड याफ्ता है, लाहौर से बाहर से उनका ताल्लुक़ है, एक मज़दूर तबके से ताल्लुक़ ज़ाहिर करके उन्होंने वहाँ पे
घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गए। और तमाम डेड बॉडीज़ जो हैं वो घर के अंदर ही मौजूद थी, खून में लथपथ थी। तस्वीर भी सामने आई। जो स्क्वाड बनाया गया है, स्पेशल स्क्वाड, वो भी वहाँ पे मौजूद था। एसपी रैंक के लोग थे, डीएसपी था, मुतलका एसएचओ था, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन यकीनन इस पे कई सवालात हैं इस पुलिस मुकाबले पे, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी हकीकत साबित हो सकेगी। शादबाग के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। ज़ेर हिरासत शूटर अब्दुल वहाब साथियों की फायरिंग से मारा गया है। पुलिस अब्दुल वहाब को निशानदही के लिए शादबाग लेकर जा रही थी। बाल टाउन में पुलिस मुकाबले में 6 डाकुओं की हलाकत का मामला, पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। इकबाल टाउन मुबैना पुलिस मुकाबले का सिर्फ एक डाकू रिकॉर्ड याफ्ता निकला, जबकि मुकाबले में हलाक होने वाले 5 अफराद का कोई रिकॉर्ड सामने न आ सका। पंजाब समेत पूरे लाहौर में पुलिस इनकाउंटर होते हैं, जिसमें कुछ मुबैना पुलिस मुकाबला भी उनको कहा जाता है, कुछ असल भी होते हैं, जिसमें पंजाब पुलिस के, लाहौर पुलिस के पुलिस एहलकार हो या पुलिस अफसरान हो, वो शहीद भी हो जाते हैं, वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं। और असल मुकाबले में और मुबैना पुलिस मुकाबले में थोड़ा सा फ़र्क जानने की कोशिश करते हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर साहब से। इमरान साहब, बहुत कुर्बानियाँ दी पंजाब पुलिस ने, मुख्तलिफ जो होती हैं, हादसात होते हैं या कोई पुलिस मुकाबला होता है तो कुर्बानियाँ भी दी, जान की कुर्बानियाँ भी दी, तो पुलिस उसको तो बहुत सपोर्ट करती है, बहुत उसको जो है वो हम भी अप्रिशिएट करते हैं और ऐसे शहीदों के लिए तो हम भी उनको सलाम पेश करते हैं। क्या कहेंगे इनके बारे में? जी, शहदा तो आपको पता है हमारे माथे का झूमर हैं और हमारे लिए सारा कुछ वही है, उनकी फैमिलीज़ वीआईपी हैं। और शहदा जो है उन्होंने हमारे महकमे का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, उनकी तो मैचलेस है सेक्रीफाइसेस। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इंसान के पास सबसे कीमती जान है, वो जान को कुर्बान कर दी। वो कोई बंदा तनख्वाह पे नहीं कर सकता, वो जज्बे से होती है। बिल्कुल ठीक। तो वो इन्होंने वो जज्बे का मुजाहरा किया है, वो पैशन है, वो पैशन टू फाइट क्राइम है जो इन्होंने एक्सप्रेस किया है, तो वो एक मैचलेस सेक्रीफाइस है। ठीक है। और हम उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं, हम उनके खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। तो ये तो हमारे शहदा की लिए है। लेकिन ये जो आपने बात की है वो जो मुकाबलों वाली, और उसमें अगर आप पूरे पंजाब का, इंटरेस्टिंगली कोइंसिडेंटली थोड़े दिन पहले हाई कोर्ट के अंदर भी हमने ये ऑनरेबल कोर्ट को ये पेश किया था। इसमें ये डेटा अगर आप एनालाइज करें तो 96 अगर 550 के करीब मुकाबले हुए तो उसमें हमारे 20 के करीब 20-21 शहदा और 96 ज़ख्मी भी शामिल हैं, बिल्कुल जो पुलिस के ऑफिसर ज़ख्मी हुए हैं। तो ये जो नॉर्मली एक टेंडेंसी हम पहले देखते हैं और फिर एक परसेप्शन बिल्ड हो जाती है कि ये बिल्कुल शायद जाली मुकाबला होगा और ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं होता। अगर पुलिस के ऑफिसर गोलियां खा भी रहे हैं और उसके साथ शहादतें कबूल भी कर रहे हैं, शहादतें पेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई बंदा ऐसा अपनी वो जानबूझ के या कंकॉक्टेड स्टोरी के तौर पे नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा ये क्राइम फाइटिंग के दौरान में जो जानों का नजराना पेश करते हैं और जो गाजी होते हैं, ये उनके साथ मुकाबले होते हैं। वो इंतहाई बहादुर लोग हैं, हमारे सिलेक्टेड लोग हैं पुलिस के, जो क्रीम है हमारी पुलिस की, जो क्राइम फाइटिंग में इस हद तक आगे जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी वजह से अमन रेस्टोर होता है और जितनी भी प्रेवलेंस है क्राइम की, उसमें आपकी क्राइम फाइटिंग जो है वो डिटेक्शन से और जो प्रेजेंस है और रिस्पांस, ये इससे इम्प्रूव होती है। और जब प्रेवलेंट होगा क्राइम तो रिस्पांस में आपका हॉट परसूट भी आता है। हॉट परसूट में आप क्रिमिनल्स के पीछे जाते हैं, क्रिमिनल्स आपको इंगेज करते हैं, आप उनको इंगेज करते हैं। तो ये सारी जो आर्म्ड इंगेजमेंट है, आर्म्ड कन्फ्रंटेशन है पुलिस की और क्रिमिनल्स की, ये चलती रहती है और इसी से क्राइम जो है वो फाइट किया जाता है और क्राइम को कंट्रोल। बिल्कुल। अच्छा, ये सब आपके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट में एक तासुर है कि आप बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर हैं और जो इसी वजह से शायद आपको लाहौर की एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, जितनी क्राइम की हवाले से मैं समझता हूँ और आप भी उसमें सैर फहरिस्त हैं। और जो शहादतें हैं और जो गाजी हैं हमारे पुलिस के, पूरी पंजाब पुलिस के, पूरी पाकिस्तान की पुलिस के, उनकी शहादत और उनकी जो बहादुरी है उसको हम बिल्कुल चैलेंज नहीं करते। लेकिन एक चीज़ सिर्फ ये है कि जो कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं, आपको भी पता है कि इनको चैलेंज भी किया जाता रहा कि
माजी में कुछ ऐसे मुकाबले हुए कि एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के लोगों को मरवाने के लिए जो है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते थे, पैसे दिलवाते थे। फिर कुछ जुडिशल इंक्वायरी भी हुई, उसमें चीज़ें भी साबित हुई। वकूआ एक होता है, एज ए इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर आप बताएं कि मैं कहीं जा रहा था, निशानदेही पे लेके पुलिस वाले बताते हैं जो FIR होती है, वहाँ पे अचानक से उसके साथी आए और उन्होंने आकर फायरिंग की और वो गोली जो है वो सिर्फ मुलजिम को लगी, बाकी सब महफूज रहे। क्या इस तमाम जो वकूआ है वो एक ही तर्ज का क्यों होता है? उसमें 100 के करीब या 50 के करीब उसकी तादाद होगी और उसमें वही लोग शामिल ज़्यादा होते हैं जो शूटर्स होते हैं, जो एक दूसरे के साथ दुश्मनी होती है या उसके बंदे उसने ग्रुप ने मरवाए होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इस पे सवालिया निशान पैदा होता है। इसमें मैं एज एन इन्वेस्टिगेटर ये समझता हूँ कि हमारा जो है हर पुलिस की जो कन्फ्रंटेशन है क्रिमिनल्स की और पुलिस की, उसकी हम अपने तौर पे हमें जुडिशल इंक्वायरी करानी चाहिए, हर एक की करानी चाहिए। और ये एक जनरल प्रैक्टिस भी है, कई जगहों से कई कमांडर्स ने नहीं की, लेकिन ये होनी चाहिए और ताकि सच जो है और फैक्ट्स जो हैं वो सामने आ सके। जहाँ तक ये है कि क्रिमिनल्स का एक ही जैसी स्टोरी है और एक ही जैसे लोग और इलाका भी बाज़ का एक ही होता है, तो वो देखें ये केस टू केस डिफ़र करता है। और अगर उसमें हमने डिटेक्शन जब होती है या जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें एक एलिमेंट रिमांड हम लेते हैं। रिमांड हम इसलिए लेते हैं कि हमने रिकवरी करानी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो रिकवरी ऑफ वेपन्स, और जब हमने रिकवरी करानी है तो मुल्ज़िमों की डेंस पे जाना है, ठीक है, और उनकी आमाजगाहों पे जाना है और वहाँ पे जाके आपकी दोबारा कन्फ्रंटेशन भी हो सकती है। ये देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुकाबले ठीक होते हैं, ये मैं ऐसी बात नहीं है। हर मुकाबले की हम जुडिशल इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं। भाई साहब भी इस बात को पहले इज़हार कर चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक वो नामालूम साथियों का आपने जिक्र किया है, उसमें गैंग मेंबर्स जो होते हैं, पूरा गैंग कभी भी अरेस्ट नहीं होता और बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कंप्लीट गैंग बस्ट होता है। और गैंग मेंबर्स कई ऐसे हैं, जैसे ओल्ड गैंग हैं, उनके हंड्रेड्स में भी मेंबर्स होते हैं। बिल्कुल है। एक वक्त में हाउस रॉबरी 15 से 20 लोग करते हैं कई दफ़ा, तो वो 15 से 20 एक ही गैंग के अंदर से आते हैं और फिर उसके बाद उन गैंग के कई अफराद जो हैं, ऐसे गैंग्स हैं जिनके कुछ 40 अफराद जेलों में हैं, लेकिन फिर भी वो गैंग ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि उनके रेमनेंट्स अभी भी बाहर हैं। तो ये उनके नामालूम साथी जो है वो हमेशा एक ऑनगोइंग समझ लें कि एक एक्सरसाइज है जो कि हम कॉन्स्टेंटली करते हैं और गैंग को कंप्लीट करके उसको बस्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये गैंग फॉर्मेशन नई से नई होती जा रही है, जिसमें बड़े यंगस्टर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आजकल जैसे वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कई लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल हार्डन क्रिमिनल नहीं हैं, लेकिन वो भी इस तरफ गैंग फॉर्मेशन की तरफ आए हैं। तो ये एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है जिसमें अननोन अक्यूज को हम नाउन करने के लिए या उसको तलाश करने के लिए एक एफर्ट जारी रखते हैं। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, इसमें एक कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर पुलिस कस्टडी में आप किसी मुलजिम को कहीं लेके जाते हैं, उसकी निशानदेही पे कोई बरामद चीज़ करनी है या किसी साथियों को पकड़ना है, तो वो पुलिस की कस्टडी में उसको मार दिया जाता है, तो क्या ये पुलिस की नेग्लिजेंसी नहीं है? इस पे कोई कानूनी कार्रवाई उन पुलिस वालों के खिलाफ भी होनी चाहिए या महकमा करता है? ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान में रिवील होता है। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ये एक रिवील हो कि पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है और पुलिस की उसमें मैलिफाइडी पाई जा रही है, तो फिर उसमें ऑफेंस ऐड करके उनके खिलाफ भी हम एक्शन ले सकते हैं। उसमें भी आप ले सकते हैं। दूसरा सर ये बताइएगा कि जो इकबाल टाउन में पिछले दिनों एक पुलिस मुकाबला हुआ, बड़ा अप्रिशिएट किया सोशल मीडिया पे भी और आईजी साहब खुद वहाँ पे पहुँचे कि 6 लोग एक घर में जो हैं वो दाखिल हुए। लेकिन इस पर कुछ सवाल हैं। बिल्कुल नहीं कहना चाहता, ना ये कहता हूँ कि वो भी मुकाबला मुबैना था। वहाँ पे गया, कुछ लोगों से मिला, मोहल्लेदारों से बात की, उनसे पूछा कि बहुत खौफजदा हुए होंगे आप कि इतनी फायरिंग हुई होगी। उन्होंने कहा फायरिंग नहीं सुनी, फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन ये पता चला कि 6 डाकू मारे गए। तो क्या कोई लेटेस्ट असला इस्तेमाल हुआ डाकुओं की जानिब से भी, या साइलेंसर लगाए गए पुलिस की जानिब से भी, कि आवाज़ नहीं आई लोगों की फायरिंग की? ये तो एक कंप्लीट इंक्वायरी, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे अगर कोई
इस केस में जुडिशल कोई इंक्वायरी होती है तो उसमें चीज़ें सामने आ जाएंगी। बट जो फोरेंसिक की टीम है एज फार एज आई नो वो खुद गई, जो कि PFSA की टीम है, और उन्होंने सारा क्राइम सीन महफूज किया, प्रिजर्व किया, वहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट किए। उन एविडेंसेस के जब फोरेंसिक रिजल्ट आएगा तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। ठीक है इमरान साहब, लास्ट एक आपसे सवाल करूँगा। जिस तरह आपने बताया कि आपके बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आपने शहादतें दे चुके हैं, गाजी कहलाए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपकी फ़ोर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ा बेबाक हैं और इस तरह के इनकाउंटर्स में जो है वो करते हैं, क्या आप ये नहीं समझते कि जब भी पुलिस मुकाबला होता है, जो मेरे नज़दीक, आपके शायद नज़दीक ना हो, जो ओरिजिनल पुलिस मुकाबला होता है उसमें कोई यकीनन अननोन सा आदमी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट का वो ज़ख्मी हो जाता है या शहीद हो जाता है, लेकिन जिन्होंने 50-50 पुलिस इनकाउंटर किए हैं वो तो कभी ज़ख्मी भी नहीं हुए, कभी उनको गोली भी नहीं लगी। तो वो क्या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, कहीं ऐसे तरबियत याफ्ता हैं वो? नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। उसकी वजह है कि जो हमारे बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी शहादतें पेश की। आपके पास आप नाम बताने की ज़रूरत जी। हमारे जो एडिशनल IG रैंक तक के ऑफिसर्स हैं वो शहीद हुए हैं मुख्तलिफ मुकाबलों में और लाइव इनकाउंटर्स में वो गए हैं और वो उन्होंने शहादतें कबूल की हैं। SSP हैं, DIG हैं, SPs हैं, ASP हैं। तो कोई भी रैंक ऐसा नहीं है जिसमें हमने शहादत पेश ना की हो। तो इसलिए एक बात तो ये है। तो दूसरा ये है कि ये एक चेन ऑफ कमांड होती है और उस चेन ऑफ कमांड के मुताबिक हमने ऑपरेट करना है। अगर आपने पता है कि जी एलीट के जवानों ने एंट्री करनी है तो वो एलीट के जवान ही एंट्री करेंगे, क्योंकि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस वो प्रोसीजर। जब आप ब्रेक इन करके किसी हाउस के अंदर टेररिस्ट हाइड आउट्स के अंदर जाना है तो वो उसके लिए भी एक्सपर्ट हैं जिन्होंने उसकी ट्रेनिंग की हुई है। तो जाहिर है वो लोअर रैंक के ऑफिसर होंगे, वो एंट्री करेंगे और फिर चेन ऑफ कमांड उसको फॉलो करेगी और पूरा एक रैकी का सिस्टम है। उसके बाद फिर हम उसको ऑपरेशन को परपेट्रेट करते हैं। तो ये सारा मेरा ख्याल में उसकी वजह से भी ये भी एक फैक्टर है। बाकी इसमें जाहिर है मैंने जैसे बता दिया हर रैंक में हमने बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, हतमी तौर पे आखिरी सवाल है, मतलब आपके जवाब से एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ। वो सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई पुलिस इनकाउंटर होता है या पता चलता है कि किसी घर में रॉबरी, हाउस रॉबरी के लिए डाकू घुस गए हैं और पुलिस को 15 पे कॉल की है और मुतलका पुलिस पहुंची है, तो वैसे आपके डिपार्टमेंट में इसका SOP क्या है कि आम आदमी की तरह है कि सेल्फ डिफेंस में वो फायर कर सकता है या किसी आला मतलब इसमें बड़ा कानून बड़ा क्लियर है। अच्छा कि आपने क्वेश्चन कर लिया। सेल्फ डिफेंस का राइट आपको भी है, पुलिस को भी है। सेक्शन 100 है, सेक्शन 103 है PPC, जिसमें बड़ा क्लियरली ये रॉबरी का एक एलिमेंट दिया गया है कि अगर कोई घर में आपके हाउस ब्रेकिंग की नीयत से दाखिल होता है और वो आपको थ्रेटन करता है तो सेल्फ डिफेंस के राइट में आप यानी ये किलिंग भी कॉज कर सकते हैं। यानी ये बड़ा एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, सेल्फ डिफेंस का एक प्रॉपर चैप्टर है और उसमें अदरवाइज़ तो फिर अगर ये कानून में प्रोविज़न ना हो तो बंदा हेल्पलेस है ना। तो आपके घर में घुस आया और आप फिर अगर उसको खुदा न खास्ता इंगेज करते हैं या वो आप पे अटैक करता है और आप अपने सेल्फ डिफेंस में उन पे अटैक करते हैं तो आप पे खुदा न खास्ता 302 की FIR हो जाए और उसके बाद आप मर्डर ट्रायल फेस करना शुरू कर दें तो आप तो बैठे बिठाए उसके मर्डरर बन गए। बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं है, कानून में एक पूरी प्रॉपर प्रोविजन दी गई है। जी। मुबैना पुलिस मुकाबले में एक किस्म और आई है, उसमें जिद्दत आई है कि पुलिस कुछ घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें मुलजिम को पेश किया जाता है। मुलजिम चाहे वो शूटर है, चाहे वो डाकू है, चाहे वो कातिल है, अपने तमाम जुर्म का एतराफ़ करता है और बयान करता है कि उसने जो जो वारदात की है वो किस तरह से की। फिर उसके चंद घंटे बाद ही उसे किसी निशानदेही पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है और अचानक से जो इतना खुफिया रखा जाता है, इतना सीगा राज में रखा जाता है उसका कहीं पे जाना, और उसके साथ ही वहाँ पर आ जाते हैं और वो फायरिंग करते हैं और जहाँ बाग सिर्फ पुलिस की हिरासत में रहने वाला या होने वाला मुलजिम होता है। चंद घंटे पहले वो मीडिया के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ करता है। कुछ इस तरह से प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किए, तकरीबन उनकी तादाद 1 से 2 या 3 से 4 होगी, लेकिन 2 वाक़यात ऐसे हैं जो मुझे याद पड़ते हैं कि ऐसे ही हुआ कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौरी तौर पर उसके बाद वो मुबैना पुलिस मुकाबले में जहाँ भाग हो जाते हैं। उस वक्त मुबैना पुलिस मुकाबले में जहाँ भाग होने वाले
डाकुओं ने या कातिलों ने क्या कहा, ये उनकी जुबानी सुनो। क्या नाम है अभी तुम्हारा? मेरा नाम शानी है। ऊंची बोलो। शानी मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं इधर शादबाग के रहने वाला हूँ। शादबाग के रहने वाले हो? तो क्या काम क्या करते थे? मैं सर काम कुछ मैं इसकी लाहौर बोर्ड में ड्यूटी करता हूँ एज ए इन्विजिलेटर। लाहौर बोर्ड में? में ड्यूटी करता हूँ, इन्विजिलेटर ड्यूटी करता हूँ मैं। अच्छा, तो प्राइवेट नौकरी करते प्राइवेट थे? नौकरी करता हूँ। तो फिर ये कत्ल कैसे करना शुरू कर दिया? सर कत्ल ये शहबाज नामी है। कौन है शहबाज? पूरा नाम क्या है उसका? शहबाज है। अच्छा, ठीक है, तो इन्होंने इनका मुझसे रब्ता हुआ। ठीक है, पहले कैसे रब्ता हुआ? पहले सलाम दुआ थी मेरे साथ। रब्ता कैसे हुआ? फ़ोन पे रब्ता हुआ। अच्छा, फ़ोन पे रब्ता हुआ पहले इनसे। किसके जरिए रब्ता हुआ? फ़ोन पर डायरेक्ट कॉल आई मुझे। अच्छा, डायरेक्ट कॉल आई मुझे। तुम्हें डायरेक्ट कॉल क्या आई और क्यों आई? तुम्हारा कैसे जानने वाला था? या पहले भी कत्ल कर चुके नहीं, थे? मैंने कोई कत्ल नहीं किया सर। मैं पहले किसी भी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं हूँ। मैं किसी भी ऐसे मामले में नहीं हूँ। अच्छा, फिर तुम्हें फ़ोन आया, फिर क्या हुआ? मुझे फ़ोन आया, उस फ़ोन आकर बोला कि तुम्हें मैं टारगेट दे रहा हूँ। मैंने बोला क्या टारगेट है? उसने बोला कि तुम्हारे लिए टारगेट है कि तुमने एक बंदे को ना घर देखो, घर जाके देखो, और उसका नाम फरीद गुजर है, और उसको टारगेट करना है, उसको ख़त्म करना है। अच्छा। तो मैंने उसकी वजह पूछी, रीज़न पूछी, तो उसने मुझे काफ़ी मैंने भला बुरा कहा, और मैंने कहा मेरी बात सुने, मैं जो उनसे आपके पास सिर्फ रहा हूँ। ठीक है, आप क्या कैसे रहे थे? सलाम था मेरी। कहाँ रहे उसके पास? उनके पास मतलब कि मैं उनके घर का ड्राइवर था। अच्छा, ड्राइवर थे। और ड्राइवर को उसने कहा कि कत्ल कर दो, इतने तुम मासूम हो कि उसने तुम्हें कहा? उसने कहा कि तू मेरे पास रहा हुआ है, ठीक है, तो तू मेरा कहना नहीं मानेगा। उसने मुझे बुरा भला कहा। अच्छा, उसने कहा जो तू मांगेगा तुझे मिलेगा। मैं क्या कहा, क्या मिलेगा? मैंने कहा मेरी भी डिमांड कोई भी नहीं है। तो जो तू चाहिए, तुझे घर चाहिए, पैसे, तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। मैं कहा जी अच्छा। तो मैंने जो सा है और मैंने उसकी बात सुनी, और मैं चला गया वहाँ पे उसके घर देखने के लिए। घर देखा हमने, उसके बाद मैंने इस भाई को साथ जो खड़ा मेरे, ये कौन है? ये जानने वाला है मेरा। अच्छा, इसको भी तुम लेके आए कि इसको भी उसने भेजा था? इसको नहीं भेजा, इसको मैंने सिर्फ कहा ये उसके जो आबाई घर था वहाँ का। अच्छा, ये तुम्हारा जानने वाला, ये कौन है? जानने वाला है। तुम ये दोनों लड़के तुम्हारे साथ जानने वाले? अच्छा, फिर क्या हुआ? ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि यार तुम जो सा है ना, इसको थोड़ा पता लगाओ कि ये कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। ठीक तो है। इसने मुझे बताया कि ये इस तरह की ये एक्टिविटी है, और यहाँ पे आता है, यहाँ पे जाता है। ठीक है। इसने जो सा है, क्या एक्टिविटी थी उसकी? वो आने जाने की, कि कब आता है कब जाता है। अच्छा, ये रैकी तुमने की, इसने की? इसने की। ठीक और है। इसने तुम्हें बताया? इसने मुझे और बताया। इसने क्या किरदार अदा किया? इसने भी रैकी की। इसने भी रैकी की। मुझे बताया। अच्छा, तुम टारगेट किलर थे, तुमने गन तुमने चलाई थी। अच्छा, फिर उसको कहाँ पे पकड़ा तुमने, कहाँ पे मिला तुम्हें, और कहाँ पे कत्ल किया? हम घर से निकले हैं, हम उसके घर गए हैं, वहाँ पे समराबाद पहुँचे हैं, तो अचानक देखा वो गाड़ी बाहर निकाल रहा है। तो हमने देखा कि उसका थोड़ा पीछा किया। आगे ट्रैफिक जाम थी, ट्रैफिक खड़ी थी वहाँ पे, तो हमने जो सा है वहाँ पे कौन सी जगह पे? समनाबाद वहाँ पे इसको जो सा है गाड़ी इसकी रुकी है, तो मैंने देखते हुए आगे पीछे देखते हुए जाके मैंने उसको टारगेट कर दिया। कितने फायर मारे उसको? मेरे वो दो या तीन फायर मारे। 2 या 3? 3 है कन्फर्म। 3 फायर मारे। कहाँ पे मारे? और उसके बाद गर्दन पे लगे। उसके गर्दन पे लगे। कितनी करीब से मारे? आई थिंक 2 से 3 फीट का फासला था। अच्छा, तो वो तुमने तसल्ली की कि मर गया? नहीं, वो आप वीडियो देख सकते हैं कि मैंने किस तरह वहाँ पे वो टारगेट किया। तो मैंने बस फटाफट चलाई और मैं चला गया, भाग गया। अच्छा, फायर मारे। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ तनवीर है मेरा नाम। यूसुफ तनवीर, क्या काम करते हो? मैं बाइक पार्ट्स का काम है। बाइक पार्ट्स का? और 7 लोगों को कत्ल करवाते हो? जी सर। ये क्या बताया इसने? फरीद गुजर की रैकी तुमने की? हाँ जी सर। कैसे की? किसने कहा था तुम्हें? इन्होंने घर दिखाया था फरीद गुजर का। अच्छा, इसने दिखाया था? हाँ जी। ठीक वहाँ है। पे कोई घंटा 2 घंटे वहाँ पे मैं यानी कि इसके साथ ही वेट करता रहा हूँ। अच्छा। जब हम लोग जिस दिन ये वारदात हुई है उस दिन हम लोग इकट्ठे निकले थे शादबाग से। ठीक है। तो वहाँ पे अचानक वो नज़र आया, इन्होंने मुझे गली में खड़ा कर दिया। अचानक पीछे से आवाज़ आई फायरिंग की, और ये मेरे पास से भागते हुए गुजरे। उन्होंने कहा जल्दी। जब इसने कत्ल किया तुम पास ही खड़े थे? नहीं सर, मैं ज़रा फासले पे खड़ा था। फासले पे खड़े थे, लेकिन ये तो पता था ना कि कत्ल करना है उसने? पता था ना? हाँ जी सर। तो पुलिस वालों की रैकी भी की? किस किस की तुमने? सर पुलिस वालों की सिर्फ और सिर्फ मैं इनके कहने पे 2 से 3 बार जो है वहाँ पे गया, यादगार जाता रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे शकील भट्ट साहब बकौल इनके आना था उन्होंने। हाँ, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। मैंने मना किया, मैं कहा यार मेरी बात सुन, वो वाला मामला एक अलग मैटर था, लेकिन पुलिस वाले मैटर में मुझे इन्वॉल्व ना कर। उसके बाद उन्होंने मुझे खुद ही मना कर दिया कि अब दोबारा नहीं जाना होगा। अच्छा, फिर तुम? सर मैं उसके बाद दोबारा नहीं। दोबारा? पहले कभी जेल गए हो? नहीं सर। अच्छा, पहली दफ़ा ये कत्ल करवाया। तुम पहले जेल रहे हो भी? नहीं सर। हैं? नहीं सर। हाँ भी, तुम्हारा क्या नाम? अहमद अली। इसको कैसे जानते हो? ये मेरा दोस्त है। मेरे उस्ताद की दुकान पे आते थे, उनका दोस्त है। कौन सा उस्ताद? उस्ताद उमर, शेषा रोड पे दुकान थी। किस चीज़ की? दर्जी होगी। तुम दर्जी हो? जी। अच्छा, इसके कपड़े सीते थे?
नहीं, मेरा दोस्त की इनके दोस्त की दुकान थी जहाँ मैं काम करता था। अच्छा, फिर इधर क्या उनके हुआ? साथ मुलाकात हुई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ बताओ ना। काफ़ी देर सलाम दुआ रही है इनके साथ, काफ़ी देर रही है। अच्छा, फिर रैकी कैसे करना शुरू की? रैकी के लिए मैं 3-4 दफ़ा गया। जिस दिन इन्होंने कत्ल किया उस दिन मैं नहीं गया, उससे 2 दिन पहले मैं नहीं गया। अच्छा, जब ये इन्होंने कत्ल किया तब मैं नहीं था इनके साथ। तुम्हें पता तो था ना कि रैकी कर रहे हैं और कत्ल करेंगे? हाँ जी। पता था ना तुम्हें? जी, पता था। तुम साथ जाते रहे हो रैकी करने के हाँ लिए? जी। और पुलिस वालों की भी रैकी करते रहे हो? नहीं। सदर शाहीन पीरज़ादा हैं जी, माहिर कानून है हमारे साथ, जो मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं पूरे पंजाब में, और एक ही किस्म की FIR दर्ज होती है कि नामालूम अफराद आए और फायरिंग की, और साथियों की फायरिंग से जो मुलजिम था पुलिस की हिरासत में वो जहाँ बाक हो गया। पुलिस मुकाबला हो जाता है, इसको पुलिस मुकाबले का नाम दिया जाता है। इसके बारे में कानून क्या कहता है? इसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या साथियों की फायरिंग से ही गिरफ़्तार मुलजिम का हलाक होना ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया सफदर साहब आपका। सफदर साहब, जो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं मुबैना पुलिस मुकाबला, तो इस मुबैना में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हुआ है, या मुबैना के तौर पर ये कंफर्म नहीं है, तस्दीक नहीं हो सकती कि ये असल मुकाबला है, पुलिस मुकाबला है या नहीं है। आप बताइएगा कि असल पुलिस मुकाबले में और मुबैना पुलिस मुकाबले में क्या फ़र्क है? मेरे ख्याल में जिस तरह आपने कहा है, मुबैना उसी को कहते हैं जिसमें डाउट होता है, जिसमें सेट पैटर्न एक ही होता है। ठीक है कि मुलजमान पकड़े हुए थे या मुलजमान जेल से रिमांड पे आए थे और उनसे रिकवरी होनी थी। रिकवरी के लिए उनको गाड़ी में ले जा रहे थे, और रास्ते में एक ऐसा मकाम आया कि जहाँ पे जो है ना उनके दूसरे साथियों ने हमला कर दिया, और उस हमले की वजह से वो जो मुलजमान थे वो हलाक हो गए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसकी FIR का पैटर्न भी है कि सिर्फ उसमें नाम चेंज होता है और थाना चेंज होता है। बिल्कुल ठीक है। वो साथी भी वही हैं, वो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक चल रहे हैं, और पता नहीं कितनी देर तक वो साथी अभी ज़िंदा रहेंगे। ठीक है। अच्छा सफदर साहब, इसमें आपकी बात मुकम्मल मैं सुनता हूँ। इसमें एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है कि साथी आए और उन्होंने फायरिंग की, और जो हथकड़ियों में गिरफ्तार था मुलजिम उसको ही गोली लगी, बाकी बाल बच गए, और हर दफ़ा बाल बचते हैं। आप ये बताइए कि इसको अगर यही पाकिस्तान बनने से लेके अब तक यही पैटर्न चल रहा है या इसी तरह की FIR होती है, तो क्या कानून में कोई इस बात को पूछने वाला या पूछा नहीं जा सकता? बदकिस्मती से हम देखें, पुलिस स्टेट में रह रहे हैं, और पुलिस स्टेट में दूसरा उसको दुख की बात ये है कि पुलिस ही मुकाबला करती है कि जो कि इनवेरिएबली सच्चा नहीं होता, और सम टाइम जो मुलजमान हैं वो दे डिज़र्व टू बी हैंग, लेकिन वो हैंगिंग की प्रोसेस में बड़ा लंबा है। कोर्ट में जाना, फिर हाई कोर्ट में जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना, तो वो खुद ही झटपट इंसाफ के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम कहते नहीं हैं। और उसकी एक दुख वाली बात है ना, वो ये है कि कानून के अंदर रहते हुए चलें सारा कुछ हो गया, लेकिन उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा लें। आप देखिए कि जहाँ भी जुडिशल इंक्वायरी हुई है वहाँ पे रिज़ल्ट जो है ना वो 100% डिफरेंट रहे हैं। वो 100% रिज़ल्ट यही आए हैं कि ये मुबैना पुलिस मुकाबला नहीं था। ये पुलिस ने ख़ुद जो डिकेट थे, जो राजन थे, जो भी मुजरमान थे, उनको पकड़ के तो ख़ुद उनको इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का जिसको नाम दिया जाता है। अब जुडिशल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने का भी प्रोसेस बहुत लंबा है। ठीक है। क्योंकि वो ऐसा होना नहीं देते, इधर से वो पुलिस मुकाबला करते हैं, अगले आधे घंटे में इस्तगासा भेज के तो पर्चा दर्ज कर देते हैं। तो अगर कोई हाई कोर्ट आता है उसके लिए जुडिशल इंक्वायरी के लिए कि कोई जुडिशल ऑफिसर लगाया जो वो इंक्वायरी करे कि सच क्या था, तो वो पुलिस आके कहती है तो जिसका तो ऑलरेडी पर्चा दर्ज हो चुका हुआ है। ठीक है। हमारे जजेस साहब जो मुनासिब समझते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए कि वो कहते हैं ठीक है जी पर्चा दर्ज हो गया, आप उधर एविडेंस दे दें। ठीक है। तो वो देखें, वो तो जो पहले एक बड़ा मशहूर है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून, वो पुलिस ने ही उसको मुबैना पुलिस मुकाबला की है। पुलिस ही उस मुबैना पुलिस मुकाबले में ये तो नहीं कि हमने खुद ही मारे थे। और अगर इस टेंडेंसी को इसी तरह ही हम आगे बढ़ते रहने देंगे तो मेरा ख्याल है कि जो कानून की मंशा है वो तो बिल्कुल ऐसी नहीं है।
होना तो ये चाहिए कि अगर ये ऐसा हो भी गया है कहीं सहवानी या कोई एक्चुअली, तो फिर वो जो गोली है वो इतनी समझदार है कि वो सिर्फ जो हथकड़ी में लगे हुए 5-4 या 1-2 मुलजमान हैं उन्हीं को लगती है, जो साथ बैठा उनके पुलिस वाला उसको नहीं लगती। वो पढ़ी लिखी गोली है, वो देख लेती है पुलिस आई हमें, आंखों वाली गोली है वो, आंखों वाली वो अवॉइड कर लेती है। ठीक है। तो अगर ऐसा हो भी गया तो फिर मुआशरे में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, रूल ऑफ लॉ क्रिएट करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ करने के लिए उसकी जुडिशल इंक्वायरी उसका हक बनता है एग्रीव्ड फैमिली का। ठीक है। अब दुख की बात ये है कि एक तो जिस फैमिली का कोई बंदा मार दिया जाता है इर्रिस्पेक्टिव वो गुनाहगार है बेगुनाह है, ठीक है, उन पे एक पर्चा तो ये दे देते हैं कि इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी क्रॉस। साथ चूँकि इनको पता होता है कि इनके घर से कौन लोग हैं जो आगे इस केस को फॉलो कर सकते हैं, उसको भी एक आध बंदे को उसको भी साथ रख लेते हैं। ठीक है। एक आध बंदा वो रख लिया और अगर वो फिर भी नहीं बाज आए, कोर्ट कचहरी गए, तो एक आध बंदा उनका और उठा लिया, तो उठा के उसको कहा कि वो जैसे पहले पुलिस मुकाबला हो उसी तरह तेरा करना है। ठीक है। फिर वो बंदा उधर उन्हीं के पास होता है जो रेड की हुई है या जो जुडिशल इंक्वायरी चल रही होती है, उधर आके बयान आ जाता है जी ये इंक्वायरी हम मुतमईन है पुलिस की तफ्तीश है, तो वापस लेते हैं। बिल्कुल वापस ठीक हो है, जाती ठीक है। अच्छा सफदर साहब, इसमें ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक ऐसी गोली जो पाकिस्तान में ही है कि वो उसे पता है कि उसने कहाँ पे जाके लगना है, लेकिन ऐसा भी होता है कि वही मुलजमान जब पुलिस उनको हिरासत में लेती है तो उसकी हिफाजत करना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और अगर पुलिस की हिरासत में उसके साथी उसे मार जाते हैं, हो सकता है वो बहुत बड़ा कोई सुल्तानी गवाह बनना जा रहा हो या बहुत सारे इंकशाफात करना चाह रहा हो, तो क्या जो पुलिस की हिरासत में मुलजिम मर जाता है या जहाँ बाग हो जाता है तो उनके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए कि उनकी नेग्लिजेंसी है? और फिर ऐसे इलाके का तयन या ऐसे इलाके को मुंतखब किया जाता है जहाँ पे सेफ सिटी कैमरास नहीं है, किसी किस्म की कोई फुटेज नहीं बन सकती, तो इसकी क्या वजूहत है? कहाँ तक ये प्लानिंग होती है? इसमें कोई आप कानूनी तौर पे क्या कह सकते हैं? वो देखिए, जहाँ तक प्लानिंग की बात है तो जो मुतलका थाने के SHO है ना, वो जगह सेलेक्ट करता है। ठीक है। ये कहें मुबैना पुलिस मुकाबला होना है, ठीक है। और वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ पे कुछ पाबंदियाँ होती हैं कि फ़लाँ बंदा जा सकता है, फ़लाँ नहीं जा सकता, कैमरा को नहीं जाएगा। आपको याद होगा कि एक पुलिस इंस्पेक्टर जो था वो काफ़ी मशहूर हुआ, तो फिर कोई 2-3 साल पहले उसका कोई फ़ोन चोरी हुआ था, तो उसमें कोई 7-8 पुलिस मुकाबले की वीडियोज़ निकल आई थी। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो वो फिर उन पे बजाय इसकी एक्शन लेने के, तो वो जिन बंदों ने उसको, जिन लोगों ने उसको किया, उनके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम के पर्चे हुए थे। ठीक हो गया जी, मेरे मोबाइल से हुआ ये डाटा चोरी हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं था, वो डाटा तो पब्लिक का था, एक बंदे को नाजायज़ मारा जा रहा था, उसका था। ठीक है। जहाँ तक ये बात है कि उसको कैमरा शैमरा ना होने, अब चूँकि शहरों में ये टेंडेंसी बहुत कम हो गई है। पहले तो शहर की गलियों में दाएं बाएं हो जाता था। अब वो उन जगहों की सिलेक्शन करते हैं कि जगह थोड़ी गुंजान आबाद इलाके ना हो, बल्कि वो एरिड लैंड टाइप हो या वो एरिया हो कि जहाँ रोड ज़रूर जाती हो कि हम कह सकें जी यहाँ से वो दूसरे मुलजमान आए हैं। और मज़ेदारी की बात यह, जैसे आपने कहा, एक तो वो गोली समझदार है, तो फिर जो पुलिस के पास असला होता है वो भी उन जो मुलजमान है जो आके मार के सेफली चले गए उनको नहीं कुछ भी करता। हाँ। और अगर उनको कुछ करता हो तो शायद उनमें से भी कोई एक आध मर जाता। तो जो टीम 1947 से चल रही है, हाँ। वो शायद 12 में से 11 या 11 में से 10 खिलाड़ी हो जाए। हाँ। आज तक ना काम हो जाए, वो टीम उधर की उधर ही है। बिल्कुल। तो और जो इनकी कस्टडी में किसी शख्स का मरना, वो बिल्कुल जुर्म है। इन्होंने सेफ कस्टडी का जुम्मा है इनका, और वो नेग्लिजेंस है, उस पर पर्चा कभी होना इसके चाहिए। हवाले से कभी किसी ने रिट की कि पुलिस की कस्टडी, ठीक है साथियों के, हम मान लेते हैं कि किसी पुलिस मुकाबले में साथी ही आए और एक ही जगह पे निशानदेही होती है, उस जगह पे जहाँ पे कैमरास नहीं हैं, जहाँ पे लोग नहीं हैं, और एक ही तरह के साथी और एक ही तर्ज के लोग आते हैं, तो कभी किसी ने रिट की कि हमारे साथी आए और हमारे बच्चे को, हमारे भाई को मार के चले गए और ज़िम्मेदारी पुलिस की थी? जिस तरह आपने कहा कि पुलिस स्टेट जो है वो है ये मुल्क, तो क्या उसमें फिर कोई किसी ने कभी कानून का सहारा नहीं लिया या कानून ने सहारा दिया नहीं?
ये बात भी ठीक है कि जो हमारे यहाँ असल में मजलूम को इंसाफ ना मिलने की एक बड़ी वजह ये भी है कि वो कोई महंगा वकील नहीं कर पाता। वो इस चक्कर में होता है मैं सच्चा हूँ तो मैं कोई भी वकील ले जाऊँगा मुझे रिलीफ मिल जाएगा, तो किसी वकील को रिलीफ नहीं मिल पाता। उसकी कुछ रीज़न प्रॉपर ड्राफ्टिंग नहीं हुई, प्रॉपर तैयारी नहीं की गई। जो आपने इशू बताया इस पर कई दफ़ा पर्चे हुए हैं। ठीक है। और इन पर्चों के नतीजे में जब कोर्ट ने कोई जजेज ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को बड़ा बुरा महसूस करते हैं, कहते हैं ले पर्चा जी, उसमें फिर एंड सुलह होती है। जो मैंने आपको पहले तरीका बताया कि घर में से एक आध बंदा उठा लेते हैं और उसके जो है ना वो कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके थ्रू मैं एक दफ़ा एक कसूर का पुलिस मुकाबला था 2011-12 की बात है, मैंने ट्रायल किया था। तो नॉर्मली वकील वकूआ नहीं देखता, लेकिन उस वक्त मुझे जब उन्होंने वकूआ बताया, मेरे क्लाइंट्स ने, नाम नहीं ले सकता, तो मैंने कहा यार कि मुझे लगता नहीं कि ऐसा जैसे आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी देख लें। मैं गया, वकूआ ये था कि ये हवेली के गेट के अंदर खड़ा हो गए तो पुलिस पे फायरिंग कर रहा था और इतने बंदे मारे गए तो ये जिंदा पकड़ लिए। अब उन्होंने मुझे बताया कि ये जो गेट है जिसका कहते हैं कि फायरिंग कर रहा था, इस गेट में एक फायर भी नहीं है और उस बंदे का कद जो है ना वो 4 फुट था, तो गेट 5.5 फुट ऊंचा है, तो गेट के ऊपर से कहते हैं फायरिंग कर रहे हैं। मैंने एक नया ट्रिक लगाया। उस वक्त एडमिन जज थे ATC की, उनके पास केस था। मैंने उसकी फ़िल्म बनाई, कुछ तस्वीरें बनाई, फ़ोटोग्राफी वैसे मेरा शौक़ था। मैंने उधर जो IO इंस्पेक्टर था ना, वो बाद में उस केस में डिसमिस हुआ था। मैंने उसको कहा कि जी ये कंप्यूटर लैपटॉप पे देखें, ये वही गेट है, वही हवेली। उसने कहा जी हाँ ये वही है। बात लंबी है, मैंने वहाँ पे सवाल करने शुरू कर दिए। मैंने जज साहब को बताया, मैंने पहले वैसे लिखा, फिर मैंने फीता रख उसको मापा हुआ था। मैंने जज साहब को कहा जी ये 5.5 है। उसने कहा मैं कि जी मुलज़िम का कद मापना चाहता हूँ। जज साहब कहते क्यों? मैं कि जी 5.5 फुट नहीं है, उसके पीछे से फायर नहीं कर सकता। इस बुनियाद पे वो बंदा बरी हो गया। जब बंदा बरी हो गया तो वो जज साहब ने, जो एडमिन जज थे एंटी टेररिज्म कोर्ट के, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि सर इंसाफ का तकाजा आप इसके ख़िलाफ़ लिखें। वो जो टीम बनती है सेक्शन 19, उसमें इंस्पेक्टर इंचार्ज था, फिर उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जजमेंट में लिखा, उसके ख़िलाफ़ पर्चा हुआ कि ये झूठा था, वो डिसमिस हुआ। वो मुसीबत ये है कि हमारे वकला हजरात भी मोस्टली केसेस को हम कैजुअल ले लेते हैं। अगर उस पर पूरी कोशिश की जाए, पार्टी पीछे से आपको फ़ीस दे रही है, आप कमिटेड हैं, तो हल निकल सकता है उसका। लेकिन जब वो घर वालों के कोई एक आध बंदा उधर से उठाया, पुलिस ने एक आध पर्चा और दिया, तो वो भी कहते हैं कि बस ठीक है अब जान छूट रही है तो छुड़ा दें, बजाय इसके एक पहले मार के एक और मरवा दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा पीरज़ादा साहब, आप एक और इस पहलू पर भी गौर करें कि पिछले कुछ अरसे से जो आने वाले वक्त में पुलिस मुकाबला होना होता है, जो हमारे ख़दशात या हमें जो चीज़ नज़र आती है, उसमें होता यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की जाती है। 2 वाक़यात तो ऐसे हैं कि शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और 11 बजे, मतलब पुलिस बहुत एक्टिव है हमारी, कि 11 बजे निशानदेही पे वो एक ही इलाके में, मनामा का इलाका है, वहीं पे चले गए। आबादी कम है, लाहौर में इलाका वो रह गया, तो वहाँ पे वो चले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने जो है वही साथी आए जो आज तक नामालूम है। मेरे ख्याल उनकी 60 से 70 तादाद होगी, उनकी आज तक शनाख्त भी नहीं हो सकी। तो वो ये इसमें कानून क्या कहता है कि आप एक बंदे को पेश करते हैं कि ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है या ये भत्ताखोर है या इसने मर्डर्स किए हैं, ये शूटर है, अगर वो अदालतों के ज़रिए बरी हो जाता है या मुकदमों से जेल से रहा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि पुलिस ज़्यादा बेहतर फ़ैसला कर रही है बजाय इसके कि वो अदालत से फ़ैसला करके तो बाहर आता है। नहीं, वो तो देखें बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक बात ये है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन के साथ जो प्रोसिक्यूशन का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। आप देखिए पूरी दुनिया में जहाँ भी डेवलप्ड नेशंस में, मुल्कों में जहाँ भी कोई क्रिमिनल या इस तरह गैंग पकड़े जाते हैं तो प्रोसिक्यूटर जनरल या प्रोसिक्यूटर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पुलिस नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, क्योंकि केस प्रोसिक्यूशन ने तैयार करवाना है। हमारे यहाँ आज तक हम वही रवायती तरीका है कि बंदा पकड़ लिया, इसको लाए हैं, इसको लटका लें और लितर मारे हैं, फिर ये मान जाएगा। वो ऐसा नहीं करते, वो उसको टेक्निकली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करते हैं। अब दुनिया यहाँ तक पहुँच गई है कि आप यहाँ से हो के चले गए हैं ना, तो 10 दिन बाद भी जियो फेंसिंग करेंगे ना, तो आपका पता चल जाएगा कि यहाँ ये बंदा आया था, ये नंबर यहाँ पे ऑन था, और ये हर बंदे के पास फ़ोन है, हर बंदे के पास मोबाइल है।
और क्रिमिनल तो हो ही नहीं सकता, उनके पास तो एक क्रिमिनल के पास 2-2 4-4 5-5 होते हैं, किसी के नंबर के साथ किसी से रब्ता, किसी किस तरह। अब इन चीज़ों को अगर डेवलप किया जाए तो आने वाले वक्त में बेहतरी आ सकती है। लेकिन इसमें हमारे मादरत के साथ पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं, वो अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं उनको इस तरीके से एक्सटर्मिनेट करवाते हैं, इस तरह मरवाते हैं। और इसी तरह कुछ हाई लेवल पे भी ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं, तो फिर उनको करते कराते एक ऐसी टेंडेंसी पैदा हो गई है, बढ़ गई है कि पुलिस खुद ही जो है ना इंसाफ करना शुरू कर दी। पिज़्ज़ा साहब, अभी जिस तरह आपने जिक्र किया कि पॉलिटिशियन या बासर लोग भी ऐसे करते हैं, आपने भी इतने केसेस जो हैं वो पुलिस इनकाउंटर के अदालतों में जो है उसके लिए पेश हुए होंगे। क्या ऐसा भी होता है कि मुखालिफ ग्रुप वाला पुलिस वाले के ज़रिए अपने मुखालिफ जो लोग हैं उनको पुलिस इनकाउंटर में मरवा दें? क्यों नहीं ऐसा होता, ऐसा कई दफ़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा कई दफ़ा होता है हमारे यहाँ पुलिस की। अब देखें पंजाब में भी थोड़ा कम है, थोड़ा कम इसलिए है कि लोग पीछे कम जाते हैं, जैसे मैंने पहले गुजारिश की। कराची में तो देखें जितने भी जुर्म होते हैं, अगर 10 बंदे कत्ल हुए हैं तो 9 का ताना बाना पुलिस के साथ मिल रहा होता है कि ये फ़लाना SHO इन्वाल्व था, फ़लाना सब इंस्पेक्टर इन्वाल्व था, फ़लाना ये इन्वाल्व था। वो पैसे लेते हैं। अभी ये पिछले दिनों गैंग पकड़े हैं पुलिस के अंदर से कि यही वो लोग थे जो लोग अगवा करते, 13-13 14-14 अगवा के पर्चे हुए हैं, तवान लिए हुए हैं और पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि एक भी अगर कोई ऐसा डिलीजेंट ऑफिसर आ जाए तो वो काम करना चाहे, वो चीज़ें निकाल लेता है वहाँ से। अब एक हमारी सोसाइटी में एक तासुर ये भी है कि लोग कहते हैं कि ये बहुत हीनियस क्राइम में मुलव्वस रहा है मुलज़िम, और इसको शायद वो सज़ा का जिसका ये हकदार है शायद ना मिल सके या तख़ीर हो जाए, जिस तरह से आपने बताया, तो शायद इनको इसी तरह से ही सज़ा मिलनी चाहिए। ये बात भी ठीक है? नहीं, मैं तो वैसीयत कानून के तालिब इल्म इस बात से बिल्कुल फोर्टिफाइड नहीं हूँ, ना ही एग्री करता हूँ। सोसाइटी में कानून इसलिए लाया जाता है कि कमज़ोर और ताकतवर को एक जगह पे बराबर लाया जा सके। कानून का मतलब बैलेंस पैदा करना है, बैलेंस क्रिएट करना है सोसाइटी में। अगर आज आप पुलिस के इस अमल को सही करार दे देंगे तो कल को हर बंदा अपना मलिशिया बना लेगा, पुलिस बना लेगा। वो उनके अपने रूल्स होंगे, उनको डिक्टेट करेगा, जो उनके रूल्स को डिक्टेशन को नहीं मानेंगे वो उनको कत्ल करते जाएंगे। ठीक है, तो फिर किस किस चीज़ को आप लीगलाइज करेंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये पिज़्ज़ा साहब का काम है, हाँ बिल्कुल उन्हीं को करना चाहिए, बिल्कुल उन्हीं के करना चाहिए। पिज़्ज़ा साहब, क्या मुमकिन है कि एक सब इंस्पेक्टर लेवल पे, एक इंस्पेक्टर के लेवल पे या एक DSP के लेवल पे कोई शख्स खुद फैसला कर ले कि ये साथियों की फायरिंग होनी है और निशानदेही पे जाना है और ये हलाक हो जाए? मोस्टली थोड़ा हाई लेवल पे फैसला होता है, इस लेवल पे काम होता है। इस लेवल पे जो आपने पहले कहा ना कि जहाँ पैसे पूछे लिए होते हैं, यहाँ को ज़ाती मफाद होते हैं, वहाँ पे इस लेवल पे हो जाता है। और आपको याद होगा एक यहाँ पे बहुत मशहूर DSP थे, बाद में SP हुए, फिर ग्रेड 21 से रिटायर हुए हैं, कि उन्होंने पुलिस मुकाबला यहाँ किया था लॉन्ग बैक, उस वक्त कैमरे नहीं थे। तो उन्होंने अपने एक ASI की टांग पर टावल रख के ना, ये वाक़या बड़ा मशहूर है, तो गोली मारी। वो गोली उनको नहीं लगी तो उनको वैसे ही हॉस्पिटल ले गए। तो जब उधर पहुँचे पता चला कि ऐसे में तो गोली लगी कोई नहीं, उन्होंने उसको गाल के दी, उन्होंने वॉशरूम में जाके दोबारा गोली मारी। अच्छा पिज़्ज़ा साहब, आखिर में वाकई ही जिनके साथ ज़्यादती होती है पुलिस की जानिब से, और वो नामालूम अफराद, वो नामालूम साथी आते हैं और मार के चले जाते हैं, कानून के लिए या कानून के ज़रिए वो इंसाफ कैसे ले सकते हैं? सर बिल्कुल क्लियर है कि वो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जुडिशल इंक्वायरी के लिए अप्लाई करें, वो थोड़ी सी तरद्दद करें। इंसाफ लेना काफ़ी जो है ना मुश्किल और महंगा प्रोसेस है, लेकिन मिल जाता है। वो पहले जुडिशल इंक्वायरी के लिए जाएं, उसके साथ साथ जिन बंदों ने ये कार्रवाई की है उनके ख़िलाफ़ FIR के लिए जाएं। और हो ही नहीं सकता वकील अच्छा करें जो क्रिमिनल लॉ को समझता है, और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अगर उसको फॉलो करें तो किसी भी सूरत वो सज़ा से बच सकें, उनको सज़ा मिले। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको असली और मुबैना पुलिस मुकाबले में फ़र्क दिखाने की कोशिश की। पुलिस क्या कहती है कि असल पुलिस मुकाबला और मुबैना पुलिस मुकाबला क्या होता है, इसके बारे में कानून क्या कहता है असली और मुबैना पुलिस मुकाबले में। और दूसरी जानिब हमने आपको ये भी दिखाया
कि चंद घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के सामने अपना एतराफ़, जुर्म का एतराफ़ करने वाला मुलजिम क्या वजह होती है कि कहीं पर जाता है और वो नामालूम अफराद, नामालूम साथी उसके फायरिंग करके उसको कत्ल कर जाते हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।